नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे और इससे संबंधित 2 क्लास आप पहले देख चुके हैं। ये 1857 के विद्रोह से संबंधित तीसरा और अंतिम वीडियो है। पिछली क्लासेस में हमने जाना कि किस तरीके से 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ, इसका स्वरूप क्या था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों पर भी हम विस्तार से पिछली क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होकर देश के विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न भागों पर फैला, किन किन जगहों पर यह विद्रोह हुआ और किन किन नेताओं के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व वहाँ पर किया गया। यहाँ से लगातार ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको याद रखना है कि यह विद्रोह किन किन जगहों पर हुआ और उन जगहों पर इस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया एवं किस ब्रिटिश सेनापति के द्वारा उस विद्रोह को दबाया गया, कुचला गया। ये पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ की। ठीक है, लखनऊ के बारे में आपको पता होगा, लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह। जब वाजिद अली शाह का शासन था लखनऊ में, उस समय ब्रिटिश शासन के द्वारा नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाते हुए, ठीक है, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाते हुए लखनऊ को ब्रिटिश साम्राज्य में अधिग्रहित कर लिया गया था। जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, यह विद्रोह फैलता है, तो वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया। इनका एक पुत्र था, अल्पवयस्क पुत्र, यानी छोटा था, वयस्क नहीं था। उनका नाम था बिरजिस कादिर, यानी बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया और लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। हालांकि इनका यह संघर्ष सफल नहीं हो सका और अंग्रेजी सेनापति कैंपबेल के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने, मुख्य रूप से यहीं से प्रश्न बनते हैं कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। और इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेजी सेनापति कौन था? वो था कैंपबेल। ठीक है, तो ज़्यादा इनका संघर्ष सफल नहीं रहा। कैंपबेल के द्वारा लखनऊ में विद्रोह को दबा दिया गया और हजरत महल को कहा गया कि आप सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और वे यहाँ से नेपाल की तरफ चली गई, यानी नेपाल के लिए पलायन कर गई। इसके बाद में भी लखनऊ में छोटे स्तर पर यह विद्रोह चलता रहा। यानी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लखनऊ में बेगम हजरत महल के बाद में 1857 के इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने ये अपना जो संघर्ष था लखनऊ में, जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हो रहा था, उसको जारी रखा था। अब कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे नाना साहब। ठीक है, 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल के द्वारा ही, नाना साहब के द्वारा जो विद्रोह फैलाया गया था, नाना साहब विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे कानपुर में। इस विद्रोह को 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल के द्वारा कुचल दिया गया और फिर दोबारा से कानपुर पर अधिकार कर लिया गया। यानी प्रश्न अगर पूछा जाए कि कानपुर में 1857 के इस रिवोल्ट का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। और विद्रोह को कुचलने वाला अंग्रेजी सेनापति कौन था? कैंपबेल। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद में झांसी की बात करते हैं। झांसी में सबको पता होगा, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ 1-2 अतिरिक्त प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो ये गंगाधर राव की पत्नी थी। ठीक है, ये झांसी के राजा थे। झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई। और डलहौजी की राज्य हड़प नीति के बारे में आपने सुना ही होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के तहत ये प्रावधान किए गए थे कि जिस किसी राजा की कोई संतान नहीं होगी, जिसका कोई पुत्र नहीं होगा, उसको किसी भी बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं है। यानी वो किसी अन्य बच्चे को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं कर सकते हैं। यानी जिस राजा के कोई संतान नहीं होगी, उसका पूरा राज्य ब्रिटिश शासन में सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी और इस नीति के तहत
इस नीति के तहत डलहौजी ने झांसी को भी हड़पने की कोशिश की। रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाली थी रानी लक्ष्मीबाई। 5 जून 1857 को इन्होंने झांसी में विद्रोह प्रारंभ किया था और इस विद्रोह का दमन अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज के द्वारा किया गया था। ठीक है, झांसी में विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेजी सेनापति कौन था? कैप्टन ह्यूरोज। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, जो शाहाबाद जिले में जगदीशपुर नामक स्थान से संबंधित थे, जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। ठीक है, और बिहार में इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और बिहार में इस विद्रोह को विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा कुचल दिया गया। विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा बिहार में जो 1857 का विद्रोह चल रहा था बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में, उसको दबा दिया। बात करें इलाहाबाद में 1857 की क्रांति के नेतृत्व के विषय में, तो इलाहाबाद में इस क्रांति का नेतृत्व किया मौलवी लियाकत अली ने और इलाहाबाद के इस पूरे विद्रोह को दबाया गया जनरल नील के द्वारा। ठीक है, तो इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली के द्वारा किया गया, जबकि जनरल नील के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। फैज़ाबाद के बारे में अगर पूछा जाता है तो फैज़ाबाद में इसका नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने और कैंपबेल के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है, कुचल दिया गया था। बरेली में खान बहादुर खान ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और यहाँ पर भी कैंपबेल के द्वारा, ठीक है, बरेली में भी कैंपबेल के द्वारा ही इस विद्रोह को दबाया गया। मंदसौर की बात करें, मंदसौर में फिरोज शाह द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया। बाद में अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और इनको रंगून निर्वासित कर दिया। असम की बात करें तो असम में कंदर्पेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता नाम के 2 व्यक्तियों ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। गोरखपुर में गजाधर सिंह, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। ठीक है, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, इन दोनों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। मथुरा की बात करें तो मथुरा में देवी सिंह के द्वारा 1857 के इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि 1857 का विद्रोह असफल रहा था। ठीक है, इसको हम सफल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी वांछित परिणाम जो कि भारतीय चाहते थे ऐसा नहीं निकला। तो हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह कैसा रहा? असफल रहा। लेकिन इसके कई दूरगामी परिणाम देखने को मिले, यानी इसके ऐसे परिणाम देखने को मिले जो बाद में हमें दिखाई देते हैं मॉडर्न इंडिया में। इस विद्रोह के बाद में एक सबसे बड़ा प्रभाव ये इस विद्रोह का हुआ कि मुगल साम्राज्य जो था, इस विद्रोह के बाद में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद में मुगल साम्राज्य भारत से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्रांति को कुचल दिया जाता है और इसके बाद में जो विद्रोह समाप्त होता है तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है जिसमें जो भारत का शासन था सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। यानी पहले जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो जाता है और सीधा ब्रिटेन का जो राजा होता था या ब्रिटेन की जो रानी होती थी उसके हाथ में भारत का शासन सीधे रूप में चला जाता है। अब हम जानेंगे कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत के शासन के संदर्भ में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें थी, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान उसमें थे, उसके बारे में जान लेते हैं। नज़र डालते हैं विक्टोरिया के घोषणा पत्र के कुछ प्रमुख प्रावधानों की तरफ। अगर बात करें इस घोषणा पत्र की तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो भारत का शासन था जिसे अब तक कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था, वो कंपनी का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन से यहाँ पे आप तात्पर्य लगा सकते हैं ब्रिटेन का कोई भी राजा या महारानी। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का मतलब है ब्रिटेन का राजा, यानी जो शासन कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था भारत में, इस घोषणा पत्र के द्वारा वह शासन यानी भारत का शासन सीधे ब्रिटेन के राजा के नियंत्रण में आ गया। अब तक जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, ठीक है, भारत का जो भी गवर्नर जनरल होता था उसे अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल से अब क्या हो गया? वायसराय हो गया। ठीक है, भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार फिर दोबारा से प्राप्त हो जाता है विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी विलय के सिद्धांत के विषय में, तो
इस प्रावधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस घोषणा पत्र से जब भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार दोबारा से दे दिया गया तो हम कह सकते हैं कि जो विलय का सिद्धांत था डलहौजी का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी वो यहाँ से स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सरकार का भारतीयों के धार्मिक मामलों में एवं सामाजिक मामलों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया गया। यानी इस घोषणा पत्र में कहा गया कि अब ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों के सामाजिक मामलों में और उनके रिलीजियस मैटर्स में, धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, उनकी जो सामाजिक रीतियां हैं, उनके जो धार्मिक रिवाज हैं, उनकी जो धार्मिक नीतियां हैं, वो उनके अनुसार अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक बड़ा प्रमुख परिवर्तन देखने को मिला विक्टोरिया के घोषणा पत्र में कि जो भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात था, इससे पहले भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 5:1 हुआ करता था। यानी कि जो भी उच्च पद होते थे सेना में वो ब्रिटिश लोगों को दिए जाते थे, जबकि सैनिकों की संख्या में जो इजाफा किया जाता था, वृद्धि की जाती थी, उसमें भारत के लोग होते थे। यानी भारत के लोगों की संख्या सेना में ज़्यादा थी, इसकी अपेक्षा ब्रिटिश जो नागरिक थे वो सेना में कम थे, उनकी संख्या कम थी। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सेना में जो शोषण होता था सैनिकों का, उसमें भी सबसे ज़्यादा शोषण भारतीय सैनिकों का होता था। तो इस घोषणा पत्र के द्वारा यह परिवर्तन किया गया कि जो 5:1 का अनुपात था भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का, उसे घटा करके 2:1 कर दिया गया। ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की गई। इसके अलावा भारत की देखभाल करने के लिए एक नया पद सृजित किया गया, भारतीय राज्य सचिव। ठीक है, भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। इस संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा जो भारतीय राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, उस संबंध में भारत के पहले राज्य सचिव कौन थे? तो ठीक है, ये थे लॉर्ड स्टैनले। भारत के पहले राज्य सचिव थे लॉर्ड स्टैनले। इनकी सहायता के लिए, यानी भारतीय राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें से जो 8 सदस्य होते थे उनकी नियुक्ति सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती थी, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी। बचे हुए 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती थी, यानी निदेशक मंडल, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो भारतीय राज्य सचिव का पद जो है सृजित किया गया और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। इस परिषद के 8 सदस्यों का जो चयन था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाता था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था, और बचे हुए 7 जो सदस्य थे उनका चयन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो ये विक्टोरिया के घोषणा पत्र की प्रमुख बातें थी। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था, ये रिवोल्ट था, ये असफल क्यों हुआ, इसके ऐसे प्रमुख कारण कौन कौन से थे जो इसकी असफलता का कारण बने। ठीक है, इसकी अगर असफलता के विषय में बात करें तो काफ़ी सारे कारण यहाँ पे निकल के आते हैं। अलग अलग तरीके से उनको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहला है विद्रोह का सीमित स्वरूप। 1857 का जो विद्रोह था वो कहीं न कहीं अपने आप में सीमित रह गया। वो उस तरीके से पूरे भारत में एक बड़े पैमाने पर नहीं फैल पाया। इस वजह से कहीं न कहीं ये असफल रहा या इसकी असफलता का कारण रहा। देसी राजा और सामंत जो थे, ये पहले से ही चली आ रही थी नीतियाँ कि भारत के जो राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे को ईर्ष्या की भावना से देखते थे, और इसी का कहीं न कहीं अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। यानी भारतीय राजा और सामंतों की गद्दारी अपने ही लोगों के प्रति 1857 के विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण बनी, या इसके एक प्रमुख कारण के रूप में देखी जा सकती है। इसके साथ साथ योग्य नेतृत्व का अभाव, ये एक कमी भी 1857 के रिवोल्ट में देखने को मिलती है कि कहीं पर भी कोई योग्य नेतृत्व का अभाव था, या हम कह सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। यानी कोई ऐसा स्तंभ नहीं था जिनके सहारे ये 1857 के जो भी विद्रोही थे उस स्तंभ के सहारे अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम देते। तो कहीं न कहीं योग्य नेतृत्व का अभाव भी 1857 के विद्रोह की असफलता के एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है। संगठन का अभाव, ठीक है, विद्रोह जो था वो संगठित किसी भी रूप में नहीं था। यानी अगर यह विद्रोह एक ही समय में पूरे देश में हुआ होता तो हो सकता है इस विद्रोह के परिणाम कुछ और होते।
ठीक है। तो संगठित विद्रोह जो था संगठित नहीं था, किसी भी रूप में यह एक साथ पूरे देश में नहीं फैला, छोटे छोटे टुकड़ों में यह विद्रोह जो है अलग अलग जगहों पर फैला, जिसे अंग्रेजी सेना के द्वारा, अंग्रेजी सेनापतियों के द्वारा आसानी से इसको दबा दिया गया। अगर यही विद्रोह एक बड़े पैमाने पर समस्त देश में एक साथ हुआ होता तो इसको दबाना मुश्किल था, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ब्रिटिश लोगों की या ब्रिटिश सैनिक या ब्रिटिश अधिकारी जो भी थे उनकी अपेक्षा भारतीय लोगों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी। अगर यह विद्रोह एक बड़े पैमाने पर पूरे देश में हुआ होता तो इसको दबाना किसी भी रूप में संभव नहीं था, ठीक है। तो संगठन का अभाव विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों में आप समझ सकते हैं। निश्चित उद्देश्य का न होना, इस विद्रोह का कोई भी निश्चित उद्देश्य नहीं था, यानी अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग कारणों की वजह से अंग्रेजी सेना के विरुद्ध या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। कोई बढ़े हुए करों से परेशान था, ठीक है, कोई समाज में बराबरी का दर्जा न पाने से परेशान था, ठीक है, कोई व्यक्ति ये समझ रहा था कि जो ब्रिटिश हैं उनकी धार्मिक रीति रिवाजों को चोट पहुंचा रहे हैं, उनकी सामाजिक जो भी कस्टम्स हैं, सामाजिक रीतियां हैं, सामाजिक तौर तरीके हैं, उनको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जितने भी लोगों ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया, जितनी भी जगहों पर यह विद्रोह हुआ, उनके दिमाग में इस विद्रोह के संबंध में अलग अलग रीजन थे अपने, मतलब एक ही मतलब एक कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य का अभाव हमें यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। तो कोई भी इसका एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। इसके अलावा सीमित साधन, जहाँ एक और जो ब्रिटिश लोग थे या ब्रिटिश सेना थी उनके पास उस समय की आधुनिक राइफलें थीं, बंदूकें थीं, उनके सामने भारतीय लोगों के पास क्या था, केवल तलवारें और डंडे। तो कहीं ना कहीं साधन जो थे सीमित थे, उनके पास आवागमन के अच्छे साधन थे, यहाँ पर कोई ऐसा साधन ट्रांसपोर्टेशन का नहीं था। इसके साथ साथ हथियारों की बात करें तो उनके पास बंदूकें थीं, इनके पास तलवार डंडे थे। तो साधनों का अभाव भी इस विद्रोह की असफलता के एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ यह भी एक रीजन हो सकता है। इसके साथ साथ जन समर्थन का अभाव, सभी लोगों का समर्थन इस विद्रोह को नहीं था, यानी आप किसी भी रूप में ये नहीं कह सकते हैं कि जो 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति हुई, उसे सभी लोगों का समर्थन प्राप्त था, नहीं था, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो शिक्षित वर्ग था उस समय का, वो उदासीन बना रहा, यानी उसने इस पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं लिया, यानी 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया। ज़्यादातर उस समय का जो शिक्षित समाज था या शिक्षित युवा लोग थे, उन्होंने इस विद्रोह से दूरी बनाए रखी, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम करते थे और अपनी नौकरियों को या अपनी जीविका के साधनों को नहीं खोना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षित वर्ग था उस समय का समाज था, उसने इस विद्रोह से दूरी बनाई। इसके अलावा काफ़ी समय से भारतीय लोगों के द्वारा ही, भारतीय जमींदारों के द्वारा, भारतीय सामंतों के द्वारा, भारतीय नरेशों राजाओं के द्वारा कृषक वर्ग जो था इसका लगातार शोषण किया जा रहा था, कृषक वर्ग की लगातार उपेक्षा करी जा रही थी। और जब बात फिर इनके ऊपर आ जाती है, भारतीय नरेशों, भारतीय राजाओं, सामंतों, जमींदारों के ऊपर जब इस तरीके की परेशानी आती है, यानी इनकी जो ज़मीनें थीं, इनके जो राज्य थे, इनकी जो जागीरें थीं, उनको अंग्रेज हड़पने लगे, तो कहीं ना कहीं कृषक लोगों ने अपने को इस विद्रोह से दूर रखा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे इनके साथ ऐसा ही हो, क्योंकि ये लोग पहले से ही इन किसानों का शोषण करते चले आ रहे थे। तो पुराने समय में कृषक वर्ग की जो उपेक्षा की गई भारतीय लोगों के द्वारा, इसने कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह से इस वर्ग को, इस पूरे वर्ग को दूर कर दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जन समर्थन का अभाव भी इस विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों के अनुकूल परिस्थितियां थीं और उनके पास जो नेतृत्व था वो कुशल नेतृत्व था, ठीक है। डलहौजी हो गए, डलहौजी जैसा उनके पास नेता। इसके साथ साथ जो अंग्रेजी सेनापति थे जैसे जनरल नील हो गए, ह्यूरोज हो गया, कैंपबेल हो गया, इन जैसे कुशल नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा इस विद्रोह को जगह जगह पर कुचला गया। ऐसा नेतृत्व कहीं न कहीं भारतीय पक्ष के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारे प्रमुख कारण हैं जिन्हें हम 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इस 1857 की क्रांति का, विद्रोह का महत्व आगे चल कर के मॉडर्न इंडिया में क्या देखने को मिलता है। यहीं से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारतीय लोगों में
जो एक भावना थी राष्ट्रीयता की, नेशनलिटी की जो फीलिंग थी, उसका कहीं ना कहीं बीजारोपण हो जाता है। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना यहाँ से पैदा होने लग जाती है। इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार का देश की आंतरिक दशा को सुधारने का प्रयास किया गया। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने जितना भी सुधार किए भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा जितने भी सुधार किए गए, उसमें भारतीय लोगों का हित हो ऐसा उनका कोई भी जो है इंटेंशन नहीं था। वो कहीं ना कहीं इस रूप में भी अपना ही फ़ायदा देख रहे थे। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ से उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत के सिस्टम में कुछ कमियां हैं, यहाँ पर हमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है जिससे कि हम लोगों के मन में अपनी छाप बना सकें। तो इस विद्रोह में, जो कि एक भारी पैमाने पर हुआ, इसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई। इतने सारे इस भीषण दृश्य को देख कर के अंग्रेजी सरकार के मन में आया, या अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें भारत में भी सुधार करने की ज़रूरत है, देश की आंतरिक दशा में इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार का देश की आंतरिक दशा में सुधार करने का प्रयास किया गया। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, या हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है 1857 के विद्रोह के महत्व के रूप में जैसे हम देख सकते हैं, वो है कि यहीं से अंग्रेजी सरकार ने यह महसूस किया कि भारत पर शासन चलाने के लिए या भारत पर शासन करने के लिए हमें विधि सम्मत नियम बनाने की आवश्यकता है। और इसी के रिगार्डिंग हम यह कह सकते हैं कि यहीं से संवैधानिक विकास यात्रा की शुरुआत होती है। यानी ठीक है, संवैधानिक विकास की शुरुआत जो है भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा की दी जाती है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके बाद में हम भारत के संविधान की विकास यात्रा, ठीक है, भारत के संविधान की विकास यात्रा के बारे में अगला क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से 1857 के विद्रोह के बाद में कौन कौन से एक्ट आए, ठीक है, उनमें भारतीय लोगों के लिए या फिर भारत पर शासन के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से प्रावधान किए गए और वहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं। इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।